बाजार धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा सा डर भी है वॉर का, और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कि इस्लामाबाद में बातचीत होगी कि नहीं होगी। क्रूड ऊपर नीचे हो रहा है, ट्रम्प रोज 4 बयान बदलते हैं। तो निवेशक के सामने बड़ी दुविधा है, बड़ी समस्या है कि मार्केट पे उसका व्यू क्या हो, सेक्टोरल व्यू क्या हो। और समझना बहुत ज़रूरी है कि इस समय एफआईआई की और डीआईएस की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि सब कुछ हौच-पौच और कंफ्यूजिंग हो रखा है। तो मैंने सोचा आज एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया जाए और उनसे समझा जाए कि क्या हो रहा है मार्केट में, और उससे ज़्यादा ज़रूरी कि वो क्या कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति कर रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अमित गुप्ता हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, फ्रेंट्रेक कैपिटल के सीईओ हैं। लगभग 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मार्केट का। तो मेरे मित्र भी हैं। तो मैंने यार अमित से कहा कि भाई कुछ गपशप की जाए, मार्केट में समझा जाए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनएस शो में। और हम लोगों को ये समझाइए कि इस वक्त मार्केट में हो क्या रहा है और आप क्या कर रहे हो। धन्यवाद नीरज जी। काफ़ी टाइम बाद बात हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो सी मार्केट में तो अभी इस टाइम पे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 2 महीने से जब से वॉर स्टार्ट हुई है, ऑलमोस्ट 45 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं। तो जब से वॉर हुई है तब से मैक्रोज में काफ़ी चेंज आ गया है। वॉर की वजह से क्रूड तेज हो गया है, बॉन्ड यील्ड्स भी एक बार तेज हो गई थी। बट अभी पिछले अराउंड 10 ट्रेडिंग सेशन से ऐसा लग रहा है कि कुछ रेजोल्यूशन हो जाएगा और मार्केट ने भी उसको प्राइसिंग किया है। तो हमने तेजी भी देखी है मार्केट में। ऑलमोस्ट 10% की तेजी आ चुकी है मार्केट में नीचे से। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को ले रहा है कि रेजोल्यूशन निकल जाएगा। बट क्या होता है कि इकोनॉमी वापस स्टार्ट होने में टाइम लगता है। मार्केट शायद जल्दी प्राइसिंग कर ले, लेकिन इकोनॉमी कितनी जल्दी वापस से रीस्टार्ट होगी और कितना डैमेज हुआ है और होगा मे बी, वो एस्टिमेट लगाने में मार्केट को थोड़ा टाइम लग सकता है, मुझे लगता है। और उसकी वजह से वोलेटिलिटी भी हो सकती है कि अभी मार्केट तेज हो गया है थोड़ा सा, फिर पुल बैक आए, फिर वापस से असेसमेलेट करे, वापस से एनालाइज करे और फिर दोबारा से तेजी बने। क्योंकि इसमें अभी हम और डिटेल में बात करेंगे तो आइडिया लगेगा। तो हमने मार्च में काफ़ी बाइंग करी थी बॉटम पे। ऑलमोस्ट 15 से 30 मार्च के बीच में हमने काफ़ी बाइंग करी है। जो हमारे फेवरेट सेक्टर्स थे, फेवरेट स्टॉक्स थे, वहाँ पर हमने और पोजीशंस बढ़ाई है। कुछ नई पोजीशंस भी ली थी। और अभी पिछले 3 हफ्ते में तो हमने कुछ एक्शन नहीं किया है। ऑलमोस्ट लाइक फ्लैट ही रहे हैं। ना ही बाय किया है कुछ नया, ना ही सेल किया है। और वी आर लाइक वेट एंड वॉच एंड सी हाउ मार्केट अनफोल्ड्स फ्रॉम हेयर। तो उसके हिसाब से फिर कॉल लेंगे। बट अभी नया कुछ बाय करने की इन लेवल्स पे जब 10% तेजी आ चुकी है, या सेल, और मैं एज एन इन्वेस्टर कह रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्शन अभी नहीं लग रहा है। मे बी आने वाले टाइम में थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो एक्शन थोड़ा और बढ़ सकता है। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक जो बाइंग थी हमारी, वो हमने मार्च में कर ली थी। मार्च में कर ली, तो अभी भी आप थोड़ा बहुत कैश में हैं या फुली इन्वेस्टेड हो गए हैं? सो जो हम स्ट्रैटेजीज चलाते हैं उनमें तो हम फुली इन्वेस्टेड हैं। एक हम माइक्रो कैप एसबी की स्ट्रैटेजी चलाते हैं। वहाँ पर अभी हम कैश में हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 30% हम कैश में हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि वॉर का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा एसएमईज पे पड़ेगा। तो वो मैं एक बारी Q4 का रिजल्ट देखकर एनालाइज करके और फिर देखना चाहता हूँ कि कहाँ पर हमें नई पोजीशंस लेनी चाहिए या एग्जिस्टिंग पोजीशंस बढ़ानी चाहिए। तो माइक्रो कैप एसएमई स्पेस में थोड़ा हम कॉशियस हैं, बट मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, इवन लार्ज कैप्स में हमने पोजीशंस बढ़ाई हैं और इनफैक्ट हम फुल्ली डिप्लॉयड हैं इस टाइम पे। तो अमित, मार्केट 22,000 तक मोटा मोटी गया था अगर आप राउंड ऑफ करके देखें, और 26,000 ऊपर में था। अब वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, 24,400, 24,300। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से, चूंकि आप लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए लेके चल रहे हैं,
और ऊपर जाएगा, या फिर मिड पॉइंट पे एक दुविधा खड़ी है कि पता नहीं किधर जाएगा, और अनसर्टेनिटी वैसी ही बनी हुई है, क्योंकि बहुत फास्ट मार्केट ने रिकवरी की है। 2000 पॉइंट की रैली उसने 15-20 दिन में कर ली सिर्फ। जी, जी। सी एक्चुअली मार्केट का स्ट्रक्चर भी अब ऐसा ही हो गया है। पिछले अगर आप पोस्ट कोविड देखें 4-5 साल से, तो मार्केट में जो तेजी बनती है वो बहुत एग्रेसिव ही रहती है जनरली। तो अगर आपने पैनिक करके बॉटम पे बेच दिया तो शायद आपको दोबारा एंट्री करने का मौका भी ना मिले। जैसे अभी भी हमने देखा, अगर आपने 30 मार्च को पैनिक करके बेच दिया तो शायद आपको मौका भी नहीं मिलेगा दोबारा से वो भाव देखने का। तो आई थिंक वो थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ऑब्वियसली हमारे डीआई के इनफ्लोज बहुत स्ट्रांग हैं, और मार्केट में इन जनरल निवेशक ज़्यादा भी हैं और पैसा भी आ रहा है। ऐसे में 10% तेजी आना मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं है, लेकिन अर्निंग्स नहीं आएंगी, इस बात का थोड़ा इशू है मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर आप मुझसे 28 फरवरी को ये पूछते तो मैं बहुत पॉजिटिव था FY27 की अर्निंग्स 12 से 15% आने का एज कम्पेयर टू FY26। सो मार्च 20, क्योंकि मार्केट इज फॉरवर्ड प्राइसिंग, तो मार्केट हमेशा आगे देखता है। तो एक साल की अर्निंग्स का जो एस्टिमेट था वो ये था कि 12 से 15% की ग्रोथ आएगी। वो ग्रोथ कम से कम आधी होगी इस ईरान वॉर के रहते, तो प्रॉब्ली 5 से 8% होगी, और वो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। अब इससे ज्यादा खराब होता है या इससे बेटर होता है, दैट टाइम विल टेल, तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन क्योंकि अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए हैं, तो जो एक्सपेक्टेशंस है यहाँ से और ज्यादा तेजी की वो थोड़ी कम है। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे आज अराउंड 24,600 के अराउंड बंद हुआ है मार्केट, तो Right. प्रोबेबली अनदर 2-3% मोर, सो 25,200, 25,400 दैट कैन हैपन। और नीचे में भी मुझे लगता है कि अब सपोर्टेड रहेगा 23,500, 600 टाइप्स। सो एक ब्रॉड रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, 23,500, 24,500 अगर हम लगा ले तो। और उसके बाद फिर अर्निंग्स कैसे आती हैं, ये ईरान वॉर का फाइनल रेजोल्यूशन क्या रहता है, कितनी जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वो खुलता है, और कितनी जल्दी हमारे गैस और क्रूड के इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, वो सब पे डिपेंड करेगा कि मार्केट फिर क्या डायरेक्शन लेगा। ओके अमित, जो आपने बाइंग की है, तो वो अगर आप हमें बताएं कि आपने किस सेक्टर में खरीदारी की, कहाँ खरीदारी की। डिस्क्लोजर ये है कि इस शो में कोई रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस किन सेक्टर्स में हम लोग खरीद रहे हैं। तो आपने कहाँ खरीदारी की है, आपको कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा लगा, जहाँ पे आपको लगा कि ये लोड अप करने का सही समय है? सो एक तो हमें लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो एक हाई बीटा सेक्टर जरूर है। तो अगर आपने देखा हो तो बैंक निफ्टी की बात करें तो 60,000 से 50,000 हो गई, और 50 से अब वापस ऑलमोस्ट 57,000 प्लस है। तो फाइनेंशियल से एक सेक्टर है जहां पर हाई बीटा तो है, लेकिन उसके अलावा फंडामेंटली काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, जो बुक्स हैं वो इम्प्रूव है, वैल्यूएशन वाइज काफ़ी हमें लगता है कि रीजनेबली वैल्यूड हैं एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द मार्केट, और ग्रोथ है, वहाँ पर ग्रोथ आ सकती है 12 से 15। थोड़ा अनसिक्योर्ड लेंडर्स जो हैं, जो कि बिना कोलैटरल के लेंड करते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो लोअर एंड ऑफ द इनकम ब्रैकेट जो होता है वहाँ पर लोन्स देते हैं, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर जो कोलैटरल बेस्ड लोन्स हैं या कॉर्पोरेट लोन्स हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि तेजी रहेगी। तो वहाँ पर रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि हम मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में हमने बढ़ाया है, हाउसिंग फाइनेंस में हमने बढ़ाया है। सो ऐसे करके हमने रियल एस्टेट लेंडर है उसमें नई पोजीशन बनाई थी। तो इस तरह से हमने थोड़ा डाइवर्सिफाइड रखा है कि एक हाउसिंग फाइनेंस ले लिया, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लिया, एक एनबीएफसी लिया है, ऑटो फाइनेंसर एक हमारे पास है। तो इस तरह से हमने एक थोड़ी डाइवर्सिफाइड बास्केट बनाई है, और ऐसे लेंडिंग फाइनेंशियल्स हम प्ले कर रहे हैं। तो एक तो ये थीम है। दूसरी थीम जो है वो मुझे लगता है कि पावर की थीम जो है वो डोमेस्टिक है,
और उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है बाहर से, अनटिल अनलेस कोई एक्सपोर्टर है। तो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अगले 1 2 3 साल, और इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी। उन्होंने काफ़ी अच्छे, उसमें से काफ़ी उन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स भी दिए हैं इन पास्ट साइकिल। बट अभी ये 1.5 साल से 2 साल से जब से मार्केट है, उसमें वैल्यूएशन वाइज भी करेक्शन हुई है। इसमें वापस से पोजीशंस जो हैं वो हमने बनाई हैं। तो उसमें आप चाहे इंजन्स ले लीजिए, चाहे आप कंडेंसर्स ले लीजिए, पावर केबल्स ले लीजिए, पावर फाइनेंसर्स ले लीजिए। इनमें मुझे लगता है कि पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि इनका जो रनवे है ग्रोथ का अगले 5 साल का, वो काफ़ी पॉजिटिव है, और इजीली 20-25% से ये अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो इनमें ये दो सेक्टर्स हैं जहां पर हमने पोजीशंस तो ये बढ़ाई। पावर चेन अमित बहुत बड़ी है, इसमें पावर प्रोड्यूसर से लेकर के इक्विपमेंट और फिर फॉसिल फ्यूल, फिनेंशियर्स, कैपिटल गुड्स भी इसमें बहुत बड़ी चेन बनती है ये, और ऑब्वियसली ये चेन कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने पावर प्रोड्यूसर टच नहीं किया, इक्विपमेंट वाले और फिनेंशियर पे ज़्यादा फोकस किया, जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। और बैंकिंग में आप गए हैं बड़े बैंक में, और जो कोलेटरल बेस्ड यानी हाउसिंग फाइनेंस टाइप की जो कंपनीज हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया है। अच्छा, आपने एक पिछले सवाल में एक बात कही थी जो मुझे समझाइए आप लोग जब ये कहते हैं कि हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोजीशन बनाते हैं, तो आपने एक सवाल कहा कि कोविड के बाद से मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया, और ये हम लोगों ने देखा है कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी होता है कि आप सोचिए कि 6,000 पॉइंट 4,000 पॉइंट की निफ्टी में फॉल आई और 2,000 पॉइंट 15 दिन में रिकवर हो गया। मतलब ये तो कमाल हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या वो टाइम फ्रेम को चेंज किया है, या जो 10 साल पहले आपका लॉन्ग टर्म होता था वही अभी भी है? नहीं, सी, जो टाइम फ्रेम होता है वो डिपेंड करता है वैल्यूएशंस कहाँ चली गई हैं। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई स्टॉक 2 साल में डबल होगा अर्निंग्स के हिसाब से, मतलब 50% CAGR की रिटर्न आएगी, और वो रिटर्न 1 साल में आ जाती है, तो हमें एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि 5 साल के लिए अच्छा है स्टॉक, कंपाउंडर है, चलता रहेगा, लेकिन बीच में उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, तो फिर हमें एलोकेशन कम करनी पड़ती है। तो अगर हमने 5% से स्टार्ट किया है, फिर उसको 7% पे ले गए हैं, लेकिन उसमें रिटर्न बहुत जल्दी आ गई, तो फिर हमें थोड़ी सी एलोकेशन कम करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि फिर इसमें प्राइस और टाइम कंसोलिडेशन हो जाती है। लेकिन कई बार ही क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले साइकिल में डिफेंस के स्टॉक्स में हम काफ़ी एग्रेसिव थे, और डिफेंस के स्टॉक चले भी काफ़ी अच्छे, ऑलमोस्ट 5x हो गए थे। बट वो जो प्राइसिंग कर रहे थे वैल्यूएशंस में, वो प्राइसिंग कर रहे थे अगले 5 साल, 8 साल, 10 साल की ग्रोथ। तो वहां पर आपको फुल एग्जिट लेना बहुत जल्दी हो जाता है। तो जो आप सोच रहे हो कि 10 साल में होगा, वो अगर 2 साल 2.5 साल में ही खत्म हो रहा है, और वैल्यूएशन इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो आपको फिर एक सेल कॉल लेनी पड़ती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन इन्वेस्टर हम थोड़े फ्लेक्सिबल रहते हैं कि भाई अगर हम 10 साल के लिए भी ले रहे हैं लेकिन रिटर्न जल्दी आ रही हैं, तो देन वी हैव टू बुक एटलीस्ट पार्शली इफ नॉट फुल्ली। सो ऐसा पहले भी हुआ है, और ऐसा अभी भी हम करने के लिए रेडी हैं अगर होता है तो बेसिकली प्राइस टारगेटिंग रादर देन कि टाइम, प्राइस टारगेट हमने किया है कि हमको इसमें इतनी ग्रोथ मिल सकती है, जब भी मिल जाएगी हम एग्जिट लेंगे, राइट? सो प्राइस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ वैल्यूएशंस ओनली, कि वैल्यूएशंस कहाँ पर पहुंच गई हैं। अगर वैल्यूएशन बहुत जल्दी बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, देन हमें सेल कॉल लेनी पड़ती है। परफेक्ट, नहीं ये सही भी है कि पैसा बना है, वो 2 साल में बने, 6 महीने में बन गया, तो क्या जरूरत 2 साल तक उसको होल्ड करके चलने की। दैट्स वेरी गुड जी। स्ट्रेटजी। तो ये तो हो गई सेक्टोरल हमने बात की और आपकी स्ट्रेटजी समझी। अब मुझे थोड़ा बिग पिक्चर ये समझाइए कि इस समय जो बिग इन्वेस्टर हैं जो मार्केट को मूव कर रहे हैं, हमने देखा कि DIIs ने पहले तो बहुत दबा के खरीदा पिछले 3 महीने, मतलब जनवरी फरवरी मार्च बहुत खरीदा उन्होंने, लेकिन अप्रैल में आके उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्या उनको थोड़ा सा चर्निंग का स्कोप है, या उनको लगता है कि बहुत ज्यादा हमने खरीद लिया है, अब रुकना चाहिए? क्योंकि FIIs
जिस तरह से गेम कर रहे हैं उसको आप लोग कैसे समझ रहे सी एक्चुअली क्या है, ये बहुत वाइड टॉपिक है। तो काफ़ी लोग इसको बहुत ही नैरो विजन से समझते हैं, कि वो एक शाम की एफआई और डीआई की फिगर देखकर समझते हैं। हैं? अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें तो मैं समझा सकता जी। हूँ। एफपीआई जो होते हैं ना, वो एक यूनिफॉर्म क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स नहीं है। वो बहुत सारे तरीके के एफपीआईज होते हैं, एफआईज होते हैं। उसमें पेंशन फंड्स भी आते हैं, जिसमें जिनका 30 40 50 साल का हॉराइजन होता है। उसमें हेज फंड्स भी आते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में करते हैं। देन एफआईज जो होते हैं वो कुछ होते हैं जो प्योर इंडेक्स फंड्स बाय या सेल करते हैं, कि वो निफ्टी के 50 स्टॉक्स बाय या सेल करेंगे एक साथ एज अ बास्केट, या सेल करेंगे। उसमें भी फिर इमर्जिंग मार्केट के एफआईज होते हैं, कि जिसकी एलोकेशन उसने पूरे वर्ल्ड में अपनी बाइंग करी हुई है, और हम्म। इंडिया में भी उसके पोर्टफोलियो का 2-3% है सिर्फ। ऐसे ही इमर्जिंग मार्केट के जो फंड्स होते हैं, उनमें अभी जो इंडिया की वेटेज है वो 16 से 18% है। बीच में एक टाइम पे 24-25% हो गई थी, अभी वापस से 16-18% आ गई है। हम्म। तो ये एफपीआई जो होते हैं, इनका एक यूनिफॉर्म रिटर्न टारगेट, या ये जरूरी नहीं है कि उनको इंडिया में ही इन्वेस्ट करना है। उनको अगर चाइना में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाइना में सस्ती वैल्यूएशंस मिल रही हैं, तो वो चाइना शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि पिछले 1.5 साल में हुआ भी है। हम्म। चाइना में वैल्यूएशन सस्ती थी, कोरिया में एआई की अपॉर्चुनिटीज, सेमीकंडक्टर्स की अपॉर्चुनिटीज बेटर थी। तो पिछले 1.5 साल में एफआईज ने इंडिया को सेल करके वहां पर बाय किया। सबने शायद नहीं किया है, और पूरी एलोकेशन खत्म नहीं करी है, किसी ने जीरो नहीं करी होगी एलोकेशन। मैं हम्म। इमर्जिंग मार्केट बास्केट की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन सबने पोजीशंस कम करी हैं। और इशू ये है कि अभी भी अगर हम 1.5 साल की ये सेलिंग हो चुकी है, इसके बावजूद भी आज की डेट में अगर देखते हैं, तो रीजंस कम हैं कि इंडिया में हेवी एफआई बाइंग होगी। उसका रीजन एक जो सबसे बड़ा है वो है डॉलर डिप्रिशिएशन का, रुपी डिप्रिशिएशन का। डॉलर जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से, क्योंकि इनकी रिटर्न्स जो होती हैं वो सारी डॉलर में कैलकुलेट होती हैं। तो डॉलर डिप्रिशिएशन 3% होने का मतलब है साल का, कि 3% तो आपके रिटर्न वैसे ही कम हो गई है। उसके अलावा फिर आप एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे बाय करेंगे, वो भी अपने आप में एक इशू है, क्योंकि रिटर्न एक्सपेक्टेशंस अगर हायर वैल्यूएशंस पे लेंगे तो आपके रिटर्न्स भी कम आएंगी। और उसके अलावा जो थर्ड सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो टैक्सेशन का है। आपको भी हम्म। पता है कि जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया गया है, 15 से 20 कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से 12.5 कर दिया गया है। एसटीटी बढ़ा दिया गया है पिछली 2 बजट से। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर एफआईज को रोक रहे हैं बड़ी पोजीशन बनाने में। तो या तो मार्केट एक्सट्रीमली चीप हो जाए, कि जैसे कोविड पे हमारे वैल्यूएशंस आ गई थी, हम्म। वैसी वैल्यूएशंस हमारी आ जाए, और वो सस्टेन भी करें वैल्यूएशंस, कि एक दिन के लिए नहीं आए, प्रॉब्ली 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रहें, तो एफआईज एग्रेसिवली बाय करेंगे। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी थोड़ा मुश्किल है। और एक रीजन जो कि थोड़ा लोग कम समझते हैं, लेकिन हम क्योंकि ग्लोबल मार्केट ट्रैक कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस थीम में बहुत पैसा जा रहा हम्म। है। ग्लोबली इस थीम में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है। और एआई रिलेटेड जितने हैं, चाहे वो पावर के हों, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हों, चाहे वो डेटा सेंटर्स हों, इनमें मेजॉरिटी पैसा जा रहा है। तो एटलीस्ट नेक्स्ट, ज्यादा बड़ी बात ना करें तो नेक्स्ट 6 महीने तो नहीं लगता कि ये जो पैसा जा रहा है इन इन्वेस्टमेंट थीम्स में, वो रिवर्स होगा। अगर ये रिवर्स होता है, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, तो मुझे लगता है कि इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि इंडिया के पास नॉन एआई वाली थीम्स ज्यादा हैं। एआई डायरेक्ट प्ले करने वाली थीम्स नहीं है। तो ये जो एंटी एआई ट्रेड हम कहते हैं, उसको आने में टाइम लगेगा। एटलीस्ट 6 महीने तो लगेंगे, मे बी ज्यादा भी लग सकता है। तो ये काफी सारे रीजंस हैं। उसके अलावा क्रूड में प्रॉब्लम हो गई, क्रूड बढ़ गया। क्रूड एक हमारा प्लस पॉइंट होता था कि $65-70 है,
अभी हमारा क्रूड बढ़ गया है, हम इंपोर्टर हैं क्रूड के, तो हम्म, वहां पर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये काफी सारी मुझे लगता है कि फैक्टर्स हो गए हैं एक साथ जो कि एफआईज को रोक रहे हैं बाइंग करने से, और ये शॉर्ट टर्म में नहीं लगता कि ये फैक्टर जल्दी रिजॉल्व होंगे। नहीं तो अमित, फिर तो यहाँ पे एक बड़ी समस्या ये हो गई कि फिर मार्केट चलेगा कैसे? सो मार्केट अभी भी चला है, शॉर्ट कवरिंग से चला है मार्केट। एफआईज ने शॉर्ट कवरिंग करी है क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, और थोड़ा सीजनल फैक्टर भी होता है मार्च में, कि मार्च एंड में पैसा आता है जो अप्रैल स्टार्टिंग में डिप्लॉय होता है। तो वो आई थिंक टेक्निकल फैक्टर्स ने प्ले किया है। अगर आप हम्म, देखें पिछले 1.5 साल की रिटर्न फ्रॉम सितंबर 24 टू मार्च 26, या इवन आज का रेट भी अगर देखें 24,600 का, तो फ्लैट है। 1.5 साल की रिटर्न एक्चुअली फ्लैट है। तो हम्म, हम निफ्टी पे अगर कंसंट्रेट करेंगे, तो शायद हम यही सोचेंगे कि मार्केट में कुछ नहीं हो रहा। तो एक्चुअली रिटर्न्स जो आ रही हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक ही आ रही है। कि स्टॉक में अगर अर्निंग ग्रोथ आ रही है 15% 20% की, तो वो रिटर्न ही आपको बेनिफिट करेंगी। एक निफ्टी एक लेवल नहीं पहेली लगता है, है। एक एक पहेली है, उसको आप समझाइए। देखिए, हम आपने भी जो पॉइंट एक्सप्लेन किया कि एफआई क्यों नहीं आ रहा है, कि एक तो मार्केट महंगा है, टैक्सेशन का इश्यूज है, रुपी डेप्रिसिएशन है, एआई की थीम है, सब है। अब जो हमारा मार्केट है अभी भी जो है मिड और स्मॉल कैप में महंगा है। लार्ज कैप कुछ लोग कह रहे हैं फेयरली वैल्यूड है कि 20-21 की वैल्यूएशन पे, हालांकि थोड़ा सा भी वो भी महंगा है। हम्म, क्वेश्चन ये है कि अगर डीआईआईज ही खरीदेंगे बार बार, एसआईपी का जबरदस्त पैसा आ रहा है, वही खरीद रहे हैं और वही महंगा कर रहे हैं मार्केट को अगेन एंड अगेन, तो अल्फा जनरेट कैसे होगा? वो आप ही तो बार बार खरीद के उसको महंगा कर दे रहे हो। तो एक एक हम्म, कोना ये हो गया। दूसरा कोना ये हो गया कि हम ये चाहते हैं कि एफआई वापस आए, तो हम सस्ता भी नहीं होने दे रहे, क्योंकि एसआईपी रुक नहीं रही है, वो कैश में बैठ नहीं सकते हैं, वो जी, खरीदेंगे, वही स्टॉक को महंगा करेंगे, और उनका यूनिवर्स भी 700 स्टॉक का है। हम्म, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो डेफिनेशन वाइज 700 स्टॉक्स में फंसे हुए हैं सारे फंड। तो भले ही हमने 26,400 का लेवल एक बार देखा, लेकिन वो हमने सोचा था ना कि पूरी दम लगा के हमने 26,400 लेके आए, कि पूरे घर के कोने कोने के पैसे निकाल के हमने मार्केट में डाल दिए। तो जी। पैसा बनेगा कैसे? क्वेश्चन तो ये है। हाँ, नहीं वो आपकी जेन्युइन वरी है। तो एक्चुअली पैसा कॉन्ट्रा ही बनेगा। पैसा आपको ऐसी जगह ऐसे थीम्स में लगाना पड़ेगा जहां पर वैल्यूएशंस आपके फेवर में है, जो सेक्टर आउट ऑफ फेवर है, जहां पे लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं, पोजीशन काट चुके हैं। ऐसे जो सेक्टर्स होंगे या ऐसी थीम्स जो होंगी, वहां पर आपको कुछ पोर्शन, सारा तो मैं नहीं कहूंगा कि कॉन्ट्रा इन्वेस्टर में सारा तो नहीं रख सकते क्योंकि रिटर्न भी निकालनी है, लेकिन एटलीस्ट 25-30% आपका पोर्टफोलियो टोटल कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटीज में होना चाहिए, जो कि मार्केट के साथ नहीं गिरेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रा है। अगर हम कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी को ये बाय करते हैं और वह सही वैल्यूएशंस पे वो कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी बाय करते हैं, तो वो मार्केट के साथ हमने देखा है नहीं गिरता। अभी भी हमारे पोर्टफोलियो में 3-4 स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट के साथ नहीं गिरे थे, वही है 5% 10% नीचे गिरे और वापस वहीं हो गए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो हमने रिसेंटली एक स्टॉक बाय किया था, अगेन नो डिस्क्लोजर्स, बट वो थीम जो थी वो सीधी सीधी ये है कि अगर आपको पता हो तो चिप के प्राइसेस जो हैं वो महंगे हो रहे हैं, जो राइट। मेमोरी के प्राइसेस हैं वो महंगे हो रहे हैं। लैपटॉप 30% महंगे हो चुके हैं। आपके स्मार्टफोन्स में जो चिप लगती है वो उसकी शॉर्टेज चल रही है, स्मार्टफोन के प्राइसेस महंगे हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट 5 साल में ऐसा हुआ है कि जो 15,000 से कम वाला फोन था उसकी सेल्स में ड्रॉप आया है मार्च में। तो इसका रीजन यही है कि क्योंकि मेमोरी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी बनी है। तो हमने ऐसे स्टॉक्स बाय किए हैं। तो उसमें 2 स्टॉक्स हैं। एक है जो रिफर्बिश्ड कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार करके कंपनी है, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स। वहां पर हमने पोजीशन बनाई थी। और इसके अलावा और भी ऐसे हैं जो कि ये अगेन आईसीटी
जो है डेटा सेंटर्स जो हैं वहां पर मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां पर अपॉर्चुनिटीज है। तो क्या है कि मार्केट बहुत डायनेमिक है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी आती रहेंगी, यू हैव टू बी जस्ट ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको कॉन्ट्रा ही मिलेंगी, क्योंकि क्या है कि अगर आप सेम चीज ही बाय कर रहे हैं जो पूरा मार्केट बाय कर रहा है तो अल्फा नहीं बन पाएगा। बनाने के लिए आपको कॉन्ट्रा ही जाना पड़ेगा। तो आपको ऐसी थीम्स देखनी पड़ेंगी जो शायद शॉर्ट टर्म में 2 महीने 3 या हो सकता है 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का इशू है, लेकिन वैल्यूएशंस क्योंकि आपके फेवर में होंगे तो जब मार्केट टर्न करेगा तो आपको रिटर्न्स उसमें आएंगी। सो अभी लाइक टूरिज्म देखना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म में इम्पैक्ट हो गया वॉर के बाद। सारा जो भी मिडिल ईस्ट में जितनी ऑपरेशंस थे वो इम्पैक्ट हो गए, तो टूरिज्म इम्पैक्ट है। बट क्या उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए, क्योंकि होटल्स जो हैं जो ओटीएस हैं आपके, बुकिंग जहाँ से आप कराते हैं, चाहे वो यात्रा हो, इक्साइक हो, मेक माई ट्रिप हो, ये अपॉर्चुनिटीज आपको कॉन्ट्रा देखनी पड़ती है। तो एक्चुअली आपको सोचना पड़ेगा आप एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर सेम जगह पे ही इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी देख के तो फिर कॉन्ट्रा नहीं है वो तो आप फिर हर्ड के साथ ही चल रहे हैं, जो हाँ भीड़ जा रही है वहीं चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 30% तक पोर्टफोलियो आपको कॉन्ट्रा रखना चाहिए, ताकि अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमें उसमें अल्फा जनरेट हो और वहां से रिटर्न हमारी आए। मार्केट में अगर और 6 महीने 1 साल भी फ्लैट रहता है तभी भी हमारी रिटर्न उन कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटीज से आ सकती है। तो अमित ये मानते हैं कि इंडियन मार्केट स्टॉक पिकर्स का मार्केट है, अगर ये स्टॉक पिकर्स मार्केट है तो इनएफिशिएंट मार्केट है, मानते हैं आप? एक्चुअली स्टॉक पिकर मार्केट तो हमेशा ही होता है, लेकिन क्या होता है कि बुल मार्केट में क्योंकि सारे स्टॉक चल रहे होते हैं तो स्टॉक इतनी अप्रिशिएट नहीं होती। स्टॉक पिकिंग अप्रिशिएट तब ज्यादा होती है जब मार्केट नैरो हो जाता है और सब कुछ नहीं चल रहा होता। ठीक है, तो पिछले 1.5 साल में सब कुछ नहीं चल रहा है, तो नैरो जब हो जाता है तो मार्केट में कम स्टॉक्स चलते हैं। मे बी आपके अगर बुल मार्केट में आपके आई वुड से कि 2/3 स्टॉक्स चलेंगे, तो बियर मार्केट में 1/3 स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन आपकी रिटर्न फिर भी आ जाएगी एट अ पोर्टफोलियो लेवल। अच्छा, जो आपने बताया कि कॉन्ट्रा लेना पड़ा, बिल्कुल सही है। आईटी को आप मानते हैं कॉन्ट्रा कॉल बन सकती है? इसमें भी सबसे अंडर ओन्ड पिटा हुआ बेचारा सेक्टर है। सी एक्चुअली आईटी में प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूएशंस आपके फेवर में है, लेकिन वहां पे जो हम एक टर्मिनल ग्रोथ कहते हैं कि ग्रोथ कितनी होगी, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, इतने वर्जन जो उसके आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर महीने एक नया वर्जन आ जाता है जो कि पिछले वर्जन से बेटर होता है। तो ऐसे सिनेरियो में इसमें और कितने चेंजेस होंगे और कितना बेटर होगा और इसको मोनेटाइज कैसे करेंगे, और कंपनीज कैसे अडेप्ट करेंगी, वो अभी बॉल इज इन द ओपन कोर्ट। अभी उस पर एक परमानेंट जजमेंट नहीं बजा सकते। जो हम कमेंट्री सुन रहे हैं वो ये सुन रहे हैं कि कंपनीज अडेप्ट कर रही हैं, कंपनीज एजुकेट कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज को, ट्रेन कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज को एआई के लिए, और वो लोग एआई यूज करके ज्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं। बट इवेंचुअली ये प्रोडक्टिविटी रेवेन्यूज में और प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होगी, और कितनी होगी, क्या ग्रोथ रहेगी, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो वैसे जो जितनी अपनी टॉप 10 आईटी कंपनीज है, आई वुड से कि वैल्यूएशंस डेफिनेटली फेवर में है। वहां पर मुझे लगता है कि मैनेजमेंट क्लीन है, डाइवर्सिफाइड भी है मोस्ट ऑफ द कंपनीज। सिर्फ ये नहीं है कि यूएस में है, में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, और साउथ ईस्ट पैसिफिक में भी है, तो डाइवर्सिफाइड है। बट एआई का इम्पैक्ट समझना थोड़ा है। तो अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो पहले तो उसको अपना टाइम होराइजन कम से कम 3 साल का तो रखना चाहिए। उससे कम में पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगले 1 साल तो ये आइटरेशन ही होती रहेंगी एआई में एटलीस्ट। और उसके अलावा आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी अपनी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, बायबैक्स भी करेंगी इस साल,
तो रिटर्न तो आ जाएगी, लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी 20, 25, 30% की नहीं हो सकती। आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन प्रॉब्ली 8-10% की टाइप्स होनी चाहिए। तो अमित अगर आपकी भाई लो एक्सपेक्टेशन, लो रिस्क जी, है। हाँ जी। अपने जो कोविड के बाद आए हैं ना जनजी वाले लोग, ये 8-10% वाले स्टॉक को तो देखते भी नहीं है क्योंकि क्योंकि उनको तो तेजी चाहिए, उन्होंने तो 22-23% की ग्रोथ देखी है। अच्छा, दूसरा आपके पास मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बिजनेस रीसेट हो रहा है आईटी में। आईटी में अगर बिजनेस रीसेट हो रहा है, आपके मतलब बिजनेस में क्वेश्चन मार्क है कि जो धंधा आप कर रहे थे वो ही थ्रेट में है, और कंपनियां भी सुपर मेच्योर हो चुकी हैं, या हिंदी में कहते तो बूढ़ी हो चुकी हैं, अब उनमें ग्रोथ वाला फेज खत्म हो, और ना तो वो कुछ नया कर रहे हैं। तो 8-10% के लिए कौन उनमें पैसा डालेगा खाली डिविडेंड के लिए? मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल। हाँ, हेलो। जी जी, बोलिए। हाँ हाँ, सो सी मैं एक्चुअली थोड़ा समझ नहीं पाया, बट शायद आप ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि बड़ी वाली कंपनीज क्या ग्रो कर पाएंगी उतने तेजी से। मैं ये कह रहा था कि जो जो इतनी बड़ी बड़ी हमारी कंपनी टेक्स आईटी सर्विसेज वाली हो गई हैं, अब उनमें ग्रोथ तो बची नहीं है। अब वो एन्युटी बिजनेस टाइप के हैं, यूटिलिटी का वैल्यूएशन ले लो, 7-8% की ग्रोथ में किसको इंटरेस्ट है आज के जमाने में? जो हमारे नए लोग आए हैं उनको बड़ी ग्रोथ हम्म। चाहिए, उनका तो मुझे इंटरेस्ट दिखता नहीं है। और आप आपकी हम्म। एक बात से थोड़ा डिसएग्री कर रहा हूँ, जो उनका वैल्यूएशन है ना अभी बड़ी वाली कंपनियों का 18-19-20 के आसपास है, मुझे लगता है ये फेयर वैल्यूएशन है। कोविड के पहले तो यही उनका वैल्यूएशन होता था, मिड कैप 12-14 और बड़ी वाली 18-20। तो अभी तो वो फेयर वैल्यू में है, अभी तो और गिरे वो तो हम्म। मतलब टेक्निकली अट्रैक्टिव होंगी शायद। लगता है आपको ऐसा? Uh, नहीं, सी कोविड वाज एन एक्सट्रीम केस। सो कोविड की वैल्यूएशन के बॉटम से हमें नहीं जज करना चाहिए। हमें जज करना चाहिए कि वो 10 ईयर में क्या एक तरह से पी रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि रीजनेबल है। ये बात भी सही है कि बड़ी कंपनीज में ग्रोथ भी आएगी, 3 से 5% की ग्रोथ आएगी, और शायद रिटर्न वही 7 से 10% की बनेगी। लेकिन मार्केट में बहुत बड़ा है, मिड कैप स्मॉल कैप में आप जाएंगे, बहुत ही नीश कंपनीज हैं जो कि एआई रिलेटेड काम कर रही हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी वो हमारी पोजीशन नहीं है उसमें। लेकिन अभी मैं कंपनी से मिला हूँ 3 दिन पहले, जो कि एआई सॉल्यूशंस बना रही है फॉर फेस रिकग्निशन, कि फेशियल रिकग्नाइज करके आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, फेशियल अटेंडेंस करके आपका कार्ड बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो वो सॉल्यूशंस वो आईटी कंपनियों को ही बेच रही है। तो वो एक माइक्रो कैप कंपनी है जो कि लार्ज आईटी कंपनीज को अपना एआई का पैकेज बेच रही है। तो क्या होगा कि एआई जब एक्सपैंड करेगा तो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बनेगी, और उसमें ग्रोथ 5-10% की नहीं होगी, उसमें ग्रोथ 50% साल की होगी, इनिशियली एटलीस्ट इनिशियल फेज में 4-5 साल। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान देना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि हमें लार्ज कैप्स में रखना है, वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है, वो उनके लिए ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में स्टेबिलिटी लानी होती है तो उनके लिए ठीक है। बट जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्पेस में भी, इंफ्रा आईटी में भी, सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। बड़ा देखिए विडंबना, देखिए बड़ी बड़ी आईटी कंपनी छोटी आईटी कंपनी से अपने लिए प्रोटेक्ट कर क्या जमाना आ हाँ, क्योंकि गया। उनके पास बैंडविड्थ नहीं है, उनके पास बैंडविड्थ नहीं है ना ये प्रोडक्ट बनाने की। तो एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि हम आउटसोर्स ही कर लेंगे, या हम वो कंपनी खरीद लेते हैं। वैसा भी होगा। अगर आप देखें, अगर आप बड़ी वाली आईटी कंपनीज देखें, तो पिछले 1 साल में जितने इन्होंने एक्विजिशंस किए हैं एआई रिलेटेड फील्ड में, पिछले 3 साल में वो नहीं किए थे। भाई एआई 2022 नवंबर में आया है, तो 2022 नवंबर से 2025 तक 2.5 साल में जितने एक्विजिशंस नहीं हुए उतने पिछले 1 साल में हो गए। और हर बड़ी कंपनी ने किया, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, चाहे वो एचसीएल टेक हो, परसिस्टेंट हो, सबने एक्विजिशंस किए हैं एआई की फील्ड में। तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार दिस इज द फ्यूचर, और यहाँ पर हमें फास्ट मूव करने के लिए एआई की कंपनी से ही डील करना पड़ेगा। तो अमित भाई ये तो होगा आइडिया। अच्छा, और कहीं पे आपको दिख रहा है कॉन्ट्रेंसी? एक आपने भी टूरिज्म वाली बताई, वो वाकई बहुत अच्छी कॉन्ट्रा कॉल है, और उससे बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं जहाँ पे अगर ढूंढे लोग तो मिल सकते हैं। और कोई कॉन्ट्रा थीम आपको दिख रही है इसके अलावा? सी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक इंडिया में 5 साल से रही है, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत की थी।
उसमें मुझे लगता है कि एक क्वार्टर का पेन रहेगा, क्योंकि ये क्या है कि एक है और दूसरे कमोडिटी के प्राइस मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम कॉन्ट्रा जाएं तो प्रोबब्ली एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, मतलब 3-4 महीने का, वो वैल्यूएशन वाइज अगेन देखना पड़ेगा स्टॉक स्पेसिफिक, बट वहां पर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो काफी हैं, बहुत ज्यादा हैं। मतलब आप पूरा 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो भी अगर आप चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया पे बना सकते हैं, लेकिन उसमें 3 महीने का पेन है, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज काफी उसमें से एक्सपोर्टर्स हैं जिनके मिडिल ईस्ट में ऑपरेशंस थे। और इसमें एक चीज समझने की है, इंटरनली भी एनालाइज कर रहे हैं, वो ये है कि काफी कंट्रीज में मिडिल ईस्ट में डैमेज हुआ है, फिजिकल डैमेज हुआ है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। तो ये सारा रीबिल्ड होगा अगले 1-1.5-2 साल में, जब भी वॉर खत्म हो जाएगी। तो पाइप की कंपनीज हैं जैसे, वो इम्पोर्टेंट हो सकती है, इंफ्रा की कंपनीज हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल्स यहाँ पर प्रोवाइड करती थी वो कंपनी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में बास्केट बनाई जा सकती है, एनीवेयर बिटवीन 5 to 7 स्टॉक्स, 8 स्टॉक्स, डिपेंडिंग कि आपको कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए पोर्टफोलियो में या कितनी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। बट वो आई वुड से कॉन्ट्रा है एग्जैक्टली, बिकॉज वो मतलब वेल डिस्कवर्ड है इन दैट सेंस, और वहां पे पोजीशंस भी थोड़ी हल्की हुई हैं भी है कमोडिटी के प्राइसेस को, क्रूड के प्राइसेस की वजह से। लेकिन उसमें अगर करेक्शन हो जाए तो वहां पर डिप्स में एक अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए फ्रॉम अ 1 year 2 year पर्सपेक्टिव। तो वहां पर हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स में कैसे अपनी पोजीशंस इंक्रीज किए जाए। ओके अमित भाई, लास्ट क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से मार्केट के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है गोइंग फॉरवर्ड 1 year? सी दो दो आई वुड से बड़े रिस्क हैं। एक तो रिस्क जो है वो है कि ये वॉर का रेजोल्यूशन जल्दी नहीं निकलता है और स्टेट ऑफ हॉरस जो है वो बंद रहती है। और एक्चुअली क्योंकि क्रूड की फिर भी हमारे पास एवेन्यूज हैं, रशिया से आ जाएगा, वेनेजुएला से आ जाएगा, लेकिन गैस में प्रॉब्लम ये है कि हमारा 60% जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते थे गैस, और कतर जो है वो ऑलमोस्ट 36% हमारा कतर से आता था। और कतर की जो रिफाइनरी है वो बंद है पिछले 45 दिन से, और उसको स्टार्ट होने में कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। अगर आज भी वॉर खत्म होती है तो उसको रीस्टार्ट होने में कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। तो हम केटर तो कर रहे हैं अभी, बट उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है इंडस्ट्रीज पे, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनीज हैं। तो वो एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिस्क है। अगर हम अपनी प्रोडक्शन हमने 30% बढ़ाई है, लेकिन अभी भी हम शॉर्टफॉल में जा सकते हैं अगले 15 दिन 20 दिन बाद, अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो। तो वहां पर मुझे लगता है कि अगर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज अभी काफी आप है सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर काम ही बंद हो चुका है, कोविड टाइप सिचुएशन है। अगर आप मोरबी की बात करें गुजरात में, जहां पर बिल्डिंग मटेरियल्स का बनता है, वहां पर गैस ही नहीं जा रही है, और गैस जहां पे जानी स्टार्ट हुई है वहां पर प्राइजेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो पहले आपको 43 में मिलती थी गैस, वो अब 71 में मिल रही है। तो इतना बड़ा गैप हो गया, तो वो काफी फाइनेंशियली अनवाइबल बिजनेस चल रहे हैं, लॉस पे चल रहे हैं, या नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं। तो अगर ये गैस का इशू, देन इट कैन बी लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। और सेकंड मुझे रिस्क जो लगता है वो लगता है रूरल का, क्योंकि इस बारी एल नीनो एक्सपेक्टेड है। 93% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेनफॉल होगा, तो 7% का शॉर्टफॉल है। तो इस शॉर्टफॉल की वजह से रूरल कितनी होती है, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, वो थोड़ा एक रिस्क है जो कि वॉच आउट करने अगले 3-4 महीने में। ओके तो ये रिस्क हो सकते हैं मार्केट में, लेकिन वॉर और उससे रिलेटेड क्रूड यानी एनर्जी हमारे लिए, एनर्जी बास्केट बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रा कॉल्स हम लोगों ने डिस्कस किया। अगेन बता देता हूँ, इस डिस्क्लोजर है कि कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। अपनी रिसर्च करिए, अपने एडवाइजर से पूछिए, या जो भी जिसको भी आप ठीक समझते हो लेंगे, उसको देख करके ही आप कोई एक्शन इसमें करें। तो अमित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया बातचीत करके आपसे। बहुत सारे टॉपिक्स हमने समझे, और बीच बीच में हम लोग ऐसे ही किसी किसी विषय पे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।
Thank you. It was a pleasure talking to you, sir. And hope we can do this again in the future also. Thank you. Sure.